प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो वॉच। तो आज हम वॉच के बारे में जानेंगे। तो जो ये वॉच होता है इसको हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, यानी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसमें हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर वॉच कहते किसे हैं। तो वॉच का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी वॉच को हम एक उसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी उसका शब्द टू शब्द यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होगी, तो वो ये है कि वॉच का अर्थ होता है बोलने का विषय। यानी हम जो जिस प्रकार से बोलते हैं तो बोलने का हमारा जो विषय होता है, हम बोलते तो हैं लेकिन बोलने में हम सब्जेक्टिव बोल रहे हैं या ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, यानी हम जिसमें कर्ता प्रधान होना है या कर्म प्रधान होना है या भाव की प्रधानता होनी है। तो कहने का मतलब है कि वॉच का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, और इसकी जो डेफिनेशन है यानी इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे हम वॉच कहते हैं। आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया द्वारा किए गए काम का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वॉच कहते हैं। और हिंदी में वॉच 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो अब हम जानेंगे कि कर्तृवाच किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कर्तृवाच। तो कर्तृवाच का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है वहाँ कर्तृवाच होता है। आप इसको फिर से समझ लीजिएगा कि जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है वहाँ कर्तृवाच होता है, और कर्तृवाच के वाक्यों में कथन का जो केंद्र होता है वो कर्ता होता है, यानी जो कह रहा होता है उसी को हम मुख्य केंद्र मान लेते हैं। कर्तृवाच में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। इस बात को जरूर नोट करना है कि जो कर्तृवाच का वाक्य होता है उसमें अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। और मैं आपको पहले ही क्रिया के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों ने देखा भी होगा, या आपको वीडियो दोबारा से देखना है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट जो है इसको देखना है कि कर्तृवाच में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे गौरव पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? गौरव पढ़ता है। श्याम खेलता है, कौन खेलता है? श्याम खेलता है। तो यहाँ पर जो कर्ता जो क्रिया का विषय है वो कर्ता है, तो इसलिए कर्तृवाच हो जाएगा। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है कि क्रिया के जो लिंग वचन होते हैं वो कर्ता के ही अनुसार होते हैं। अगर यहाँ होता श्याम खेलता है तो श्याम खेलता है, अगर यहाँ होता राधा तो यहाँ राधा खेलती हो जाता, तो क्रिया बदल जाती। अब हम आगे देखते हैं कर्मवाच। तो जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच होता है। डेफिनेशन सरल है लेकिन फिर भी आपको याद करनी है कि जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच होता है। कर्मवाच में क्रिया अकर्मक भी अकर्मक नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कर्मवाच के वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं हो सकती, यानी आपको अगर कर्मवाच बनाना है तो इसमें सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। क्रिया के लिंग वचन कर्मवाच में कर्म के अनुसार होते हैं, यानी जो क्रिया के लिंग और वचन होते हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे रेखा से गीत गाया गया, तो यहाँ किससे गीत गाया गया? रेखा से गीत गाया गया, यानी रेखा के द्वारा गीत गाया गया। कुसुम ने गीत गाया था, रोगी को दवा दे दी गई, तो रोगी को क्या दे दी गई? दवा दे दी गई। तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच। और अगर आपको कर्मवाच को पहचानना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेखा से में एक तो ये से या के द्वारा लगा होगा, और अगर नहीं भी ऐसा होगा तो जो हमारी जो क्रिया होगी वो सामान्य भूतकाल की हो जाएगी, जैसे गया, था, गई,
तो ये सामान्य भूतकाल में हमारी क्रिया बन जाती है। तो हम इस तरह भी पहचान लेंगे कि ये कर्मवाच है। और कर्मवाच के वाक्यों में कोई ना कोई कर्म होगा। देखिए रेखा से गीत, तो यहाँ गीत क्या है, एक कर्म है। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी रेखा आपका कर्ता है और गाया गया ये क्रिया है। लेकिन क्या गाया गया, गीत गाया गया। तो अगर गीत गाया गया तो ये क्रिया हमारी जो होगी ये कर्मवाच की क्रिया है। तो कर्मवाच यानी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया किस में होती है, कर्मवाच के वाक्यों में होती है। तो आप इस प्रकार से भी इसको पहचान सकते हैं कि ये कर्मवाच का हमारा वाक्य है। आइए अब हम जानते हैं भाववाच के बारे में। तो भाववाच के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कर्तृवाच, कर्मवाच और तीसरा होता है भाववाच। तो देखिए भाववाच की डेफिनेशन क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता अथवा कर्म ना होकर भाव होता है। जी हाँ, इसको समझ लीजिए कि जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता अथवा कर्म ना होकर भाव होता है वहाँ पर भाववाच होता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का भाव प्रमुख होता है, यानी जो क्रिया होगी उसका भाव मुख्य होगा। और भाववाच में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में ही रहती है। इस चीज़ को आप जरूर समझ लीजिएगा कि देखिए कर्तृवाच में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच में क्रिया कर्म के अनुसार और भाववाच में क्रिया भाव के अनुसार। लेकिन भाववाच में जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग में होती है और एक वचन में होती है। अकर्मक तथा अन्य पुरुष में भी इसमें रहती है। जैसे आपने देखा सुरेश से चला नहीं जाता, तो भाववाच के वाक्यों में कहीं आपको कर्म देखने को नहीं मिलेगा। सुरेश से चला नहीं जाता, अब घूमा जाए, आपसे बोला नहीं जाता, ये इसके मुख्य उदाहरण हो जाते हैं। तो आपने जान लिया कि कर्तृवाच क्या है, भाववाच क्या है और कर्मवाच क्या है। अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो है वाच्यों की पहचान। अगर आपको ये पहचानना पड़े कि ये वाक्य किस वाच्य का है, यानी ये कर्तृवाच है, कर्मवाच है या भाववाच है, तो हम इसके बारे में आपको अब बताने जा रहे हैं। तो हमारी जो हेडिंग है ये हेडिंग है वाच्यों की पहचान। तो हम सबसे पहले आपको कर्तृवाच के वाक्यों की पहचान करना सिखाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि कर्तृवाच की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो कर्तृवाच की पहचान करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि जो वाक्य दिया जाएगा उसमें आपको देखना है कि कर्ता या तो बिना विभक्ति यानी बिना कारक के होता है या कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह भी होता है। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि कर्तृवाच सकारात्मक वाक्यों में, यानी सकारात्मक तो आप जानते ही होंगे, तो सकारात्मक वाक्यों में सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए वे ये मैच जीत सकते हैं, तो सकते हैं लगा दिया क्रिया में। शीला नृत्य कर सकती है, तो कर सकती है लगा दिया क्रिया में। मैं खाना नहीं बना सकती, तो खाना नहीं बना सकती इसमें लगा दिया। तो आप ये वैसे भी ये समझ लेंगे कि जो कर्तवाच का वाक्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, और इसमें ये सकता, सकती, सकते इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद होता है कर्मवाच। तो कर्मवाच की कैसे हम पहचान करेंगे ये आप देख लीजिए। तो कर्मवाच में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। सबसे पहली पहचान तो यही है कि कर्मवाच के वाक्यों में क्रिया हमेशा सकर्मक में होगी। इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है, यानी जब भी हमारा जो कर्ता होगा उसके बाद से या के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ जाएगा। कर्मवाच के वाक्यों में प्रायः जा लगाकर क्रिया जाता है, सोया जाता है जैसे वाक्य बनते हैं। जैसे बच्चों से खेला नहीं जाता है, दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती है, तो इस प्रकार से इसमें वाक्य बन जाते हैं। अब इसके बाद आता है भाववाच, यानी भाववाच के वाक्यों को कैसे पहचानें। तो भाववाच के पहचानने का सबसे सीधा उपाय यह है कि क्रिया सदैव अकर्मक होती है, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही होती है। भाववाच के निषेधात्मक वाक्यों में कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इसमें कर्ता में ही से जुड़ा होता है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो आपने देख लिया कि क्रिया सदैव अकर्मक होगी, यानी इसमें कोई कर्म नहीं होगा। मुझसे खाया नहीं जाता, तो इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही होती है। तो नहीं जाता, तो ये जाता जो है ना, ये आप समझ गए पुल्लिंग है और एक ही वचन है।
तो इसलिए ये बहुत आसान से तरीके थे आपको कर्मवाच, कर्तवाच और भाववाच समझने के, और आपने इसमें ये भी जान लिया कि आपके कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच क्या होते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसको आपने अच्छे से समझा। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कल फिर एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।